कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिसका मुलाहिजा कराया गया है और अभी वर्तमान में तहसीलदार के द्वारा उस घटना स्थल पर उस क्षेत्र का सीमांकन भी कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आज कोट पहनना भूल गया तो कोई बात नहीं, गर्मी के दिन भी हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभी और गर्मी महसूस होने वाली है उनके मंत्रालय को, क्योंकि आज जब जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस से बातचीत कर रही थी तो एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन 45% ही हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था पर कितनी गहरी चोट पहुंची है। हालांकि राजस्व सचिव ने कहा कि अप्रैल, मई, जून के डेटा आने अभी बाकी हैं, क्योंकि जीएसटी फाइल करने की जो तारीखें हैं उनमें रियायतें दी गई हैं, इसलिए अंतिम आंकड़ा नहीं आया है। बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है, मगर ये वजह हो सकती है अभी तक 3 महीने से जीएसटी का राउंड फिगर, टोटल फिगर नहीं आया है। एक बड़ी राहत वित्त मंत्री ने जीएसटी जो भरते हैं उन्हें दी है कि जो लोग 2017 से 2020 के दौरान जीएसटी फाइल नहीं कर पाए उन्हें लेट फीस से मुक्ति दे दी गई है। तो ये एक अच्छी राहत हो सकती है। अब जिनकी माफ़ होगी वही बताएंगे कि लेट फीस से उनका कितना बढ़ जाता है। 500 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से उन्हें कोई न्यूनतम लेट फीस देनी होगी। लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों में एक तरह से कंपन के रूप में उभर रहा है। ये जो तस्वीर है वो बल्लभगढ़ की तस्वीर है। जेसीबी कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके बाहर जो काम करने वाले लोग हैं आज अचानक मैसेज भेजकर निकाल दिए गए। कामगार आहत हैं, मजदूर की 20-25 साल से नौकरी कर रहे थे, एक एसएमएस भेजकर ही हमें विदा कर दिया गया था। तो अभी तक कोई विदा का कोई कोड कानून नहीं है। हम पत्रकारों को भी ऐसे ही विदा कर दिया जाता है, पता नहीं चलता है। बड़े बड़े अखबारों में, ब्यूरो में न जाने हमारे कितने पत्रकार साथी जिनमें वो गोदी मीडिया भी थे, उन लोगों की भी नौकरी चली गई है। तो कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं है। तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं कि कंपनी ने अंदर से पानी पीने तक की मनाही कर दी, गेट बंद कर दिया, लेकिन ये मजदूर 1000 कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में इन कर्मचारियों को ये भी बात समझ में आ रही होगी कि विरोध प्रदर्शन ही एक लोकतांत्रिक रास्ता है। हाँ, हिंसक होने से लोकतांत्रिक नहीं रह जाता, लेकिन यही एक तरीका है। और ऐसी तस्वीरें आपने जमशेदपुर से देखी और आप बल्लभगढ़ से देख रहे हैं। ऐसे बहुत से मैसेज अब हमें आने लगे हैं कि नौकरी चली गई है, बताइए क्या करें, बताइए क्या करें। कई लोग तो दबाव डालने के लिए लिख देते हैं कि आत्महत्या कर लें। अब बताइए, ना तो मैं गृह मंत्री हूँ, ना मैं वित्त मंत्री हूँ, इस तरह के मैसेज देख के घबरा जाता हूँ। तो कृपया इस तरह के मैसेज ना भेजें। बहुत लोगों की नौकरियाँ गई हैं, अपने आप को संभालिए। पीयूष गोयल को ये भी एक कंपनी है जो गोविंदपुर, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। यहाँ पर मनरेगा को लेकर मारपीट हो गई है कि 2 गांवों के बीच में झगड़ा हुआ है क्योंकि काम नहीं है। देखिए, अब हेडलाइन मैनेजमेंट का ज़माना चला गया। अखबार में हकीकत पहले भी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में अब हकीकत दूसरे तरीके से लोगों के सामने आ रही है। और इस तरह से लोगों 2 गांवों के बीच में ये झगड़ा हुआ है कि बहुत ही बुरी स्थिति होती चली जा रही है। हमारे साथ अनुराग द्वारी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इन नौकरियों के सिलसिले में मैं एक बात पूरी कर देना चाहता हूं कि 2018 फरवरी में रेलवे ने परीक्षा ली थी। 2019 का चुनाव आना था, तब हम काफ़ी नौकरी सीरीज़ किया करते थे, जिसे हमने बंद कर दिया क्योंकि संसाधन नहीं है और लड़के कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरी बुरी भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अभी जो 2018 फरवरी में परीक्षा का आयोजन हुआ था रेलवे ने, तो कभी पूछा भी कीजिए पीयूष गोयल से, जो
ट्विटर पे काफ़ी हंसमुख नज़र आते हैं, लगता है कोई तनाव ही नहीं है उनके मंत्रालय में। लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी लोको पायलट की नियुक्ति नहीं हो रही है। जो भोपाल जोन के हैं वहाँ से छात्र लगे मुझे मैसेज करने के, जैसे मैं ही ट्विटर पे बैठा हूँ रीट्वीट करने वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं मंत्री नहीं हूँ। तो मैं ये कितनी बार बोलूँगा? और ये आपकी आकांक्षा क्यों होती जा रही है कि मैं बोल दूँ? क्या सिर्फ बोल देना ही सुनना हो गया? सुनना तो सरकार को है, सरकार को पता है जिसने आपकी परीक्षा ली है। अब एक सज्जन ने बिहार से पवन ने लिख दिया, मुंगेर के हैं कहीं के, कि बिलासपुर जोन में 20 पद थे इलेक्ट्रीशियन के, वो उन्होंने चुना था। 2-2 स्तर की परीक्षाएं पास कर गई। जाहिर है कि परीक्षा पास करने के बाद भी लोग अपनी नौकरी चाहेंगे, लेकिन रेलवे ने इन लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। लेकिन इसके बाद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, इतना आजकल मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि फिर इस देश में हिंदू मुस्लिम चल कैसे रहा है इस गोदी मीडिया के जरिए में। लेकिन ये जो लड़के लिखते हैं वो भी काफी प्रभावित हैं, ये भी मैं जानता हूं। तो खैर इस मुद्दे को अभी छोड़ता हूं, अनुराग से पूछता हूं कि वो जरा मामला बताएं कि ये गांव में जो छत्तीसगढ़ में हुआ है मनरेगा को लेकर, ये अव्यवस्था की लड़ाई है अनुराग, या वाकई आप हर जगह देख रहे हैं कि मनरेगा को लेकर दबाव बन रहा है? देखिए रवीश जी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैं छत्तीसगढ़ से होकर के आया था कोरोना काल में भी, और मनरेगा को लेकर वहां पर किस तरह से खुद मुख्यमंत्री भी गंभीर नजर आ रहे थे, क्योंकि सरकारों को पता है कि जब ये प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं वो वापस लौटेंगे तो उनके हाथ को काम चाहिए, घर में रोटी चाहिए। ये गुरूर ब्लॉक है बालोद का, वहां से हमारे साथी जयप्रकाश ने जब ये तस्वीरें भेजी तो मैं भी एक बार चौंक गया। मुझे लगा कि इस मामले में हुआ क्या है, तो पता लगा कि दो गांव के बीच सुबह जब 9 बजे सड़क का काम चल रहा था सड़क के पास, तो सीमांकन को लेकर एक गांव का कहना है कि ये सीमा हमारे गांव में आती, हम यहां पर काम करेंगे, दूसरे गांव का कहना है कि हम यहां पर काम करेंगे। तो अब मनरेगा में भी दरअसल हो क्या रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिन में 23 लाख रोजगार देने की भी बात कही। और अगर आप देखें तो वैसे देश के राज्यों में छत्तीसगढ़ उन टॉप राज्यों में शुमार है जो मनरेगा के तहत जो रोजगार सृजित हो रहे हैं। 13 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था और उसमें लगभग 105% छत्तीसगढ़ ने जो अपना लक्ष्य है उसको हासिल किया है, मतलब अपने जो मानव दिवस है उससे ज्यादा कहीं आगे बढ़कर रोजगार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें भी नवाचार की जरूरत है, क्योंकि अगर आप काम दे भी रहे हैं तो इसमें और क्या करवाएंगे? किसी एक गांव में मान लीजिए एक बड़ी आबादी जो बाहर रहती थी अब वो आ गई है, आपने रजिस्टर कर लिया है, उनको कुछ दिनों का रोजगार दे दिया आपने। क्योंकि कांग्रेस के भी अब कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि अब जो मनरेगा के तहत काम मिलना है उसकी अवधि को और बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तो हालात ये है कि जो लोग वापस आ गए हैं उनको सीमित जो दिन है उनमें भी काम देना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह की चीज, ये एक तस्वीर में एक बताना भी चाहूंगा दर्शकों को, चिंगारी जैसी दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि और भयावह हो, क्योंकि मनरेगा के तहत जो हम काम मिल रहा है उसको हम देख करके आए हैं कि अब जो आबादी वापस लौटी है जाहिर सी बात अपने गांव में आएगी, 14 दिन क्वारंटीन में रह लेगी, घर परिवार में जो संसाधन हो उससे कुछ दिन खा लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी? क्योंकि अब ये अवधि लगातार बढ़ती जा रही है, उनके हाथों को काम चाहिए, पेट को रोटी चाहिए। तो ये जो आज गुरूर ब्लॉक में देखा गया है बालोद में, ये मैं एक तरह से कह दूं कि अपवाद नहीं हो सकता, आने वाले दिनों में इस तरह के संघर्ष की और तस्वीरें आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे। नहीं तो सरकार को जल्द से जल्द मनरेगा में कम से कम और कुछ करने और सोचने की जरूरत पड़ेगी। जी अनुराग, इस आपकी बात से ये चीज स्पष्ट हो रही है कि जिस तरह का दबाव मनरेगा पर बढ़ा है अचानक से, वो सिर्फ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कमजोर हुआ पिछले दिनों में, और वो अचानक आई इस बेरोजगारी का मुकाबला सिर्फ मनरेगा से नहीं किया जा सकता है। जरूर जो लोग आए हैं वो अभी बेकार हुए हैं, पिछले कई महीनों से उनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनको अभी काम चाहिए। अभी हम और आप शायद ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जो लोग पिछले 10 दिन या 20 दिन से जिनको काम मिला है उन्हें पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो जब अब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर मान के चलना चाहिए कि ये किसी प्रकार का अभी समाधान नहीं है। पर अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने जो प्याज वाली स्टोरी भेजी है, जो मध्य प्रदेश के हमारे किसान भाई परेशान हैं, अभी तो गेहूं किसानों की परेशानी आप दिखा रहे थे, उनका क्या हुआ, कोई समाधान हुआ या नहीं हुआ? अभी प्याज को लेकर किसान किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं अनुराग?
देखिए रवीश जी, चूंकि आपने गेहूं का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो सरकार का दावा है कि 1,37,000 मीट्रिक टन से ज्यादा उसने भंडारण कर लिया, पंजाब को पीछे छोड़ दिया। इस तरह की कई सारी बातें आपको हेडलाइन में दिखेंगी। सरकार ने इस तरह की प्रेस रिलीज भेजी, कई सारे अखबारों में बात छपी भी है। लेकिन सरकार ये बताना भूल जाती है कि 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तो पिछले साल का अनाज उसके पास पड़ा हुआ है। भंडारण हुआ कहां, गेहूं गया कहां? आज एक तस्वीर हमने देखी थी कि जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और उनका गांव है, उससे 15 किलोमीटर की दूर पर बारिश में वो जो गेहूं सरकार ने खरीद लिया है वो किस तरह से सड़ रहा था। भंडारण की क्षमता नहीं है। इस तरह से हेडलाइन को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हकीकत आपको बता देगी कि आप चाहे रिकॉर्ड, और मैं बता रहा हूं कि बार बार ये बात बाद में छिप जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अनाज को सड़ने के बाद डिस्टिलरी में, शराब के कारखानों में अनाज सड़ा के, और ये कभी तस्वीर आती नहीं है। 2015-16 में मुझे याद है एक प्रदेश की बात कि वहां पर किस तरह से बड़े पैमाने पर इस तरह से डिस्टिलरी को जब ये सड़ गया, हमको आपको लगता है कि अव्यवस्था थी, सड़ गया, लेकिन क्या ये सड़ाया जाता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, ताकि शराब की कंपनियों को ये दे दिया जाए। खैर, दूसरी बात जो आपने प्याज की पूछी है, प्याज के किसान वाकई बहुत परेशान है। आज की तारीख में मुझे याद है जब हम लासलगांव मंडी में नासिक में जाते थे तो कई बार किसान मीडिया पर हमला करते थे, गुस्सा होते थे, नाराज होते थे। उनका कहना होता था कि जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तो आप लोग आते हैं हमसे बात करने के लिए, लेकिन जब प्याज की कीमत घट जाती है, जमीन पर पड़ी रहती है, तब कोई नहीं आता। और आज कमोबेश मध्य प्रदेश में वही स्थिति है। मध्य प्रदेश में 36 लाख मीट्रिक टन प्याज हुई है, बंपर पैदावार हुई है इस बार। जब ये बीजेपी की सरकार यहां पर आई थी 2003 के आसपास, तब 3 लाख मीट्रिक टन होता था, यानी लगभग 3 गुना बढ़ गया। मध्य प्रदेश की खपत जितनी है उससे उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। लेकिन पिछले 15 सालों में सरकारी गोदाम एक भी नहीं बना जिसमें प्याज का भंडारण हो पाए। और होता क्या है कि प्याज वगैरह जो चीजें हैं बहुत जल्दी खराब होने वाली होती है अगर समुचित व्यवस्था भंडारण की न हो। किसानों के पास बहुत ज्यादा संसाधन है नहीं। आज जो एक गणित है प्याज का, मोटा मोटी, अगर 1 बीघा में आप प्याज लगाते हैं तो छिड़काव, तुराई और बाकी तमाम जो मजदूरी है, दवाइयां छिड़कना है, क्यारी बनाना है और आगे ले जाना, ये सब कर कुरा के 1 बीघा में लगभग औसतन 50 से 51 हजार रुपए का खर्चा आता है। और हम 5 रुपए भी माने, क्योंकि 1 बीघे में लगभग 150 कट्टी के आसपास आप प्याज निकाल पाएंगे, तो एक में आप उसको बेच पाएंगे। अगर 5 रुपए भी माने, अभी 5 नहीं मिल रहा, 2 से 3 रुपए मिल रहा, तो 45 हजार आता है। यानी 1 बीघा में सीधे सीधे उनको 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार कोई प्याज समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं रही है। किसान की जेब में अभी 2 से 3 रुपए जा रहा है, वो मजबूरी में फेंक रहा है प्याज, कुछ कर ही नहीं सकता। और हम और आप जब बाजार जाते हैं झोला उठा करके, तो हमको अभी भी 15 से 20 रुपए में मिल रहा है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि प्याज राष्ट्रीय मुद्दा था, जब 100, 125 और 120 रुपए बिक रहा था, तभी किसान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो बार बार इस बात को सोचने की जरूरत है कि प्याज सरकारें बदल देती है इस देश में, लेकिन जब किसान परेशान होता है तब प्याज सुर्खियों में नहीं आता। अनुराग जी, अनुराग, फिर क्या आप बता सकते हैं कि ये सब जो चला था, जिसकी देवेंद्र शर्मा का ही आर्टिकल में पढ़ रहा था कि ये ओपन मार्केट का ये जो नया ड्रामा आया है, ये अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन वहाँ के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो और हाशिए पर गए और किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देकर बचाना पड़ा। सब्सिडी देनी चाहिए, इस राय के हैं। लेकिन आप ज़रा बताएं कि ये ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते हैं क्या प्याज वगैरह, जिससे ये 2 रुपये मिल रहे हैं, या किसी भी मार्केट में अब इनको दाम नहीं मिल रहा है? देखिए रवीश जी, यहां पर भी एक प्रयोग शुरू हुआ है। सरकार ने कहा कि हम सौदा पत्रक देंगे। सौदा पत्रक देंगे यानी व्यापारी किसान के घर जाकर माल खरीद सकता है। और इसके ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई कि अब ये एक तरह से ऐतिहासिक है, पूरी तरह से तस्वीर बदल देगा। लेकिन यहां सरकार ये बताना भूल गई कि व्यापारी जब किसान के घर जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने की उसकी बाध्यता नहीं होती है। जैसा आपने सवाल किया, लॉकडाउन में कई सारे जिलों पर पाबंदी लग गई। वो अपने या तो गांव में बेच सकते थे, बहुत ज्यादा बाजार में नहीं जा सकते थे, बाजार उपलब्ध नहीं थे, तो वैसे ही वो 2-2.5 महीने परेशान रहे। अब हालात ये हैं कि प्याज, चूंकि 2-3 बार बारिश हो चुकी है निसर्ग की वजह से, उसके पहले भी ओले पड़े थे, तो प्याज सड़ने लगी है। मैंने इसीलिए शुरुआत में भंडारण की बात कही थी, क्योंकि भंडारण की उचित व्यवस्था किसानों के पास सरकारी गोदाम में नहीं है। इस वजह से किसान को औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। अगर वो भंडारण करके प्याज को बचा कर रख सकता था, हो सकता था उसको अच्छी कीमत मिले, लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य मध्य प्रदेश में बना हुआ है, इसकी वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है। जी अनुराग, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मैंने अनुराग को कम टोका, क्योंकि मैं
अपने इस बेहतरीन संवाददाता का इम्तहान भी ले रहा था कि प्याज, किसान, गेहूं, इन सब मुद्दों पर अनुराग कितनी देर तक लगातार बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह के जो पत्रकार हैं कितने ज़रूरी हैं मीडिया में होना, ऐसे पत्रकारों का। अब चंद लोग बच गए हैं क्योंकि ज़्यादा लोग प्रोपेगेंडा, आप चैनल बदल कर नहीं देखते हैं, देखा कीजिए, वही आप भी देख रहे हैं, ये सब की हकीकत मैं जानता हूँ। तो अब चंद ऐसे ही पत्रकार बचे हैं जो इस तरह से इतनी जानकारी के साथ इतनी देर तक बिना रोके बोल सकते हैं किसानों की समस्या को, प्याज की समस्या को, सरकार की कमियों को। अब आप देख लें कि जो अखबार प्रोपेगेंडा करते रहे, अपने पन्नों पर विपक्ष की हत्या करते रहे, उनकी खबरें नहीं दे रहे, बड़े बड़े अखबार हैं यूपी के भी, बिहार, झारखंड, यूपी में दनादन पत्रकारों को निकाला जा रहा है। तो गोदी मीडिया का काम करने से, प्रोपेगेंडा के काम करने से मीडिया नाम की एक संस्था अविश्वसनीय हो गई, ध्वस्त हो गई, किसी काम की नहीं है ये जो पेशा है और ये जो मीडिया वो किसी लायक नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि इस तरह से पत्रकारों की भी नौकरी जा रही है, तो बात किस तरह से हम उठाएं? क्या हम रोज पढ़ दें कि इनकी नौकरी चली गई है, इनकी नौकरी चली गई है? वो भी पढ़ ही देते हैं नाना करते करते, लेकिन उससे हो क्या रहा है? अंत में तो जो लोग मिलते हैं वो हिंदू मुस्लिम जो व्हाट्सएप मीम आता है उसी से डिसाइड है सारा चीज। तो गाड़ी कहीं बढ़ नहीं रही है, कहीं ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, तो कुछ हो तो तब बोला जाए। तो इस तरह से अच्छा लगा कि अनुराग द्वारी बहुत कम समय में इस कार्यक्रम के लिए आने के कोई 5 मिनट पहले मैंने अनुराग से बोला कि सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, और आपने देखा कि अनुराग द्वारी ने इतना लंबा खेती किसानी नासिक से लेकर यहां तक बताया। ये सारे अनुभव फोकट में और एक दिन में नहीं आते हैं, बहुत लंबा वक्त लगता है, बहुत गलतियों से आदमी सीखता है। तो ये बताना आपको ज़रूरी है कि टीवी में हम जिन्हें आप एंकर कहते हैं, इस एंकर के मॉडल ने टीवी को बहुत नुकसान किया है। तो अलग अलग मेरे भाषणों में आप सुनेंगे, लेकिन अब ब्रेक लेते हैं, कितना भाषण दें, कुछ तो हो नहीं रहा है इस देश में। अंत में वही चलता है हिंदू मुस्लिम, अभी कुछ मेवात को लेकर चल रहा है चैनलों में, हद है। मतलब कब ये रुकेगा मुझे समझ में नहीं आती है ये बात। तो ब्रेक में ये वीडियो रिपोर्ट देखिए, फिर लौट कर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी चाहेगा उसका टेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा क्या कह देने से? देखते हैं, पूछेंगे परिमल से। जब ये बाढ़ आता था उस पर फ़ौरन ही बात दिल्ली से, बॉम्बे से लोग पैसा भेजते थे, लोग बाग खरीदते थे। वो उसकी वजह से पैसा नहीं आया, बाग लोगों के नहीं बिके, और जो बिके, जो सपोज कर लीजिए 20 रुपये केजी जो बिकता था वो 10 रुपये लोगों ने खरीदा। ये लॉकडाउन की वजह से हमको ये आम जो इस शक्ल का हो गया है, तो इसकी वजह से कि हमको यहाँ पे दवाएं नहीं मिल पाई, बाग में पहुँचने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को ये स्प्रे नहीं करा पाए, और ओरिजिनल दवा भी नहीं मिल पाती है हम लोग को यहाँ पे, जिसकी वजह से ये आम हमारा ख़राब हो रहा है। दवाई ना आने की वजह से ना कोई लखनऊ आ जा सकता था, ना आ सकता था, ना जा सकता था, कोई सवारी नहीं थी, तो हम लोग को दवाई नहीं मिल पाई, इसलिए स्प्रे नहीं हो पाया, इसलिए बहुत नुकसान हुआ। तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बांदा ज़िले के अकौना गांव के लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि 2 साल से बिजली नहीं आ रही है, दर्जनों नलकूप बंद हैं, उन्हें लगता है कि रविश कुमार बोल देंगे तो बिजली चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा तो हमने बोल भी दिया, ठीक है। लेकिन परिमल हमारे साथ हैं। परिमल, ये बताइए कि हर जगह से तो खबरें यही आती हैं कि टेस्ट कम करने हैं, ICMR के तरह तरह के गाइडलाइन हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो अनुरोध करे आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, मतलब तो सीधे तौर पे है कि कोई 4500 रुपया यूं ही नहीं देना चाहेगा, उसकी ज़रूरत होगी और उसको लग रहा होगा कि उस तरह के हालात बन रहे हैं या शरीर उस तरह का साथ नहीं दे रहा है जिसमें कुछ सिम्टम हो,
और उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक डर भी वजह हो सकती है, दूसरा लक्षण भी बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि 4500 रुपए को लेकर कैपिंग की भी बात हुई थी बहुत पहले ICMR की तरफ से, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हो पाया, प्रभावी नहीं हो पाया कि अलग अलग राज्यों को कहा गया था कि ये जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने की कोशिश करें। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई 4500 रुपए खर्च करना चाह रहा है तो उसकी एक मजबूरी होगी और उस मजबूरी की सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन क्षमता यहाँ पे बहुत सीमित है। क्षमता करीब 2-2.5 लाख आसपास रोजाना टेस्ट करने की है, लेकिन हम करीब 1.5 लाख के आसपास कर रहे हैं और 1.5 लाख के पास बीते 2 दिनों से पहुंचे हैं। नहीं तो ये कभी कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख के आसपास भी सिमट जाता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि कई सारे लैब को भी आप अनुमति दे देते हैं, फिर प्रतिबंधित कर देते हैं। कई राज्यों ने ऐसा किया भी है कि उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है तो हम उसको लागू नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसपे एक जरूरी ये बात जरूर है कि ये दावा ICMR की तरफ से किया जाता है कि एक लैब से हमने शुरुआत की थी और आज करीब 700 से ज्यादा लैब है जो टेस्टिंग कर रही है, लेकिन फिर भी उतने टेस्टिंग नहीं हो पा रहे हैं जितने होने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और कहा जाता है रवीश जी यहाँ पर कि जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वो बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल है और उसके हिसाब से जिनका टेस्ट होना चाहिए उनका हम जरूर कर रहे हैं। परिमल, अब आपने ICMR की जो नया सर्वे हुआ है उसके बारे में भेजा है, आप काफ़ी डेटा देख रहे हैं, आपके मन में किस तरह के सवाल आए उस सर्वे के बारे में? और एक और चीज़ का जवाब दीजिए कि आज पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक केस आए हैं 10,000 के, लेकिन कल ही मैं आपसे पूछ रहा था कि पिछले कई दिनों से ये 9,999, 9,800, 9,900 ये टेस्ट कोई अपने से बढ़ रहा है या कोई कलम से लिख रहा है, ऑर्डर जैसा मिलता है वैसा लिखता है? क्या लगता है आपको? नहीं, पहली चीज तो ये कि जो फिगर आते हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कहता है कि जो राज्य हमें जानकारी देते हैं उसके हिसाब से हम अपडेट करते हैं। कल एक सवाल भी उठा था कि जो मौत के आंकड़े हैं वो नगर निगम कुछ और कह रहा है, दिल्ली नगर निगम जो राज्य सरकार है वो और कुछ कह रही है। तो इस पे स्पष्टीकरण दिया गया था कि जो भी आंकड़े राज्य की तरफ से हमें दिए जाते हैं, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो ऑडिट के लिए रहते हैं तो उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं होती है। जहां तक कि सर्वे की बात है, ये सर्वे दरअसल बहुत लंबे समय से सर्वे नहीं है, टेस्टिंग की पॉलिसी में है। जो मैकेनिज्म है टेस्टिंग का, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इन मरीजों का टेस्ट किया जाता है और खासतौर पे ये कंटेनमेंट जोन जो होते हैं वहां पर जो ILI के पेशेंट हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, आम भाषा में समझे तो सर्दी, खांसी, बुखार जिनका सिम्टम है, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, आमतौर पे इन मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों के टेस्ट करने की बात हुई थी क्योंकि इनका जो सिम्टम है वो लक्षण कमोबेश कोरोना से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े मिले हैं हमें ICMR की तरफ से वो एक चिंता जरूर पैदा करते हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में दिल्ली और मुंबई की बात करें तो हर तीसरा मरीज ILI का जो मरीज है वो पॉजिटिव हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। और जो सारी का मरीज है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसमें बस एक ही अंतर होता है ILI और सारी में कि जो सारी के मरीज होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना जरूरी होता है। तो वो जो मरीज हैं वो मुंबई में 4 हैं और हर 5वां व्यक्ति दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो ये लगातार कहा भी जा रहा है, जो जानकार बताते हैं कि अगर कंटेनमेंट जोन में आप पॉलिसी अपनाएंगे कि उनको आपको आइसोलेट करने का, ट्रेस करने का जो मैकेनिज्म है वो अगर बेहतरीन होगा तो इन मरीजों तक हम पहुंच पाएंगे और फिर केस ज्यादा नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो इस तरह के सिम्टम वाले लोग हैं वो कहीं ज्यादा थ्रेट पे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी नंबर चीज, इस बात से ये भी साफ होता है कि जो ICMR ने टेस्टिंग प्रोटोकॉल बनाया है उसमें इनको तरजीह दी है। जो 9 पॉइंट का प्रोटोकॉल है उसमें 7 पॉइंट में कहीं ना कहीं ILI और सारी के मरीजों का जिक्र है कि उनका टेस्टिंग होना जरूरी है। तो एक दोनों पहलू हैं इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल, विस्तार से जानकारी देने के लिए। इस तरह के आंकड़ों पे बहुत तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि इस दौर की पत्रकारिता बदल गई है। अगर आप एक पत्रकार के तौर पे कानून की बेहतर समझ नहीं रखते हैं, डेटा को समझने की सलाहियत नहीं रखते हैं, काबिलियत, तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सरकारें अब आप देखें तो कई तरह के डेटा का निर्माण करती हैं, आपको भी एक डेटा बना लेती हैं किसी के तरीके से जानकारी लेके। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बीमारी से लापरवाह नहीं होना है। अब है तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। इस बीमारी ने, तालाबंदी ने, आर्थिक तबाही ने कई तरह से लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया होगा।
हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में कई मिलियन डॉलर दिए गए थे मेंटल हेल्थ पर खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ तो टीवी चैनल ही चला के लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर देते हैं, तो इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अपने आप को संभालिए, मजबूत रखिए और इसका सामना आप अच्छी तरह से कर भी लेंगे। और हम तमिलनाडु की बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वहाँ तो सारे घर के नाम बदल दिए गए बल्ब बदलने से पहले 1000 जगहों पे। ऐसा भी होता है, इसी देश में होता है, चिंता मत कीजिए। अभी आप पंजाब का ये वीडियो देखिए, फिर मैं लौट कर आता हूँ तो आप हैरान होंगे कि अगर देश में प्रोपेगेंडा ना चल रहा होता तो ऐसी दृश्यों को देखकर आप कितने तकलीफ में जी रहे होते। ट्रैक्टर पर व्हीलचेयर पर कूड़ा लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरकार को चाहिए कि इन्हें कूड़े की प्रॉपर ट्राली दें, जिससे वो बाहर कूड़ा फेंक सके। ये स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं और इससे बहुत ही हमारी और आने जो भी पेशेंट जहाँ पर आ रहे हैं उनकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस ट्राली ते कूड़ा लेके आ रहे हैं वो चादर मरीजां दे यूज करते हैं ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਟਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बताइए कि जिन विधायक के घर पे पुलिस इस तरह से दीवार फांद के जा रही है, अंत में वो कितने रिलैक्स दिख रहे हैं। तो पता नहीं आता है कि कभी कभी विधायक पुलिस की हालत बुरी कर देते हैं, कभी कभी पुलिस विधायकों की हालत बुरी कर देती है। और विधायक कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों ही स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तमिलनाडु ने एक कमाल का काम किया है, 1000 जगहों के नाम बदल दिए हैं, उनके हिसाब से ज़्यादा शुद्ध कर दिए गए हैं। तमिल भाषा विभाग ने कई शहरों, गांवों, पार्क के नाम बदल दिए हैं। जैसे एक वेल्लोर को आप वेल्लोर बोलते थे, अब आप वेलूर बोलेंगे। और कोयम्बटूर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कोयम्बथूर। और एक जो पार्क है, एक मदुरै को आप बोलेंगे मथुरै। और पुद्दुचेरी को बोलेंगे पुद्दुचेरी को। और इसी तरह से नाम बदले गए हैं, जिनमें आप देखेंगे कि इस तरह से गिंडी पार्क को गिंडी पुंगा कर दिया गया है। कोयम्बथूर आपको बोलना है, डबल त, आधा त, पूरा त, फिर थू, थ में बड़ी ऊ की मात्रा र, कोयम्बथूर। मतलब इतना आसान करने की क्या ज़रूरत है। हमारे तमिल भाइयों के लिए तो ये आसान ही होगी, लेकिन हम उत्तर भारत वाले जिन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि दक्षिण की भाषा नहीं सीखी है, उन पे बहुत ये सज़ा है। पर हम वेल्लोर को वेलूर बोल लेंगे, लेकिन कोयम्बथूर बोलने में थोड़ी मुश्किल आएगी। राहुल वलंबर हैं, जो यूट्यूबर हैं और चेन्नई में रहते हैं, हिंदी इनकी बड़ी अच्छी है, इन्होंने ही लिख कर बताया, वरना हम तो लिख ही नहीं पा रहे थे कि त है कि थ है। पर आप देखिए कि राहुल किस तरह से समझा रहे हैं नाम बदलने की इस खेल को। नमस्कार। तमिलनाडु की एक खबर है कि 1018 जगहों के नाम बदल दिए गए। जैसे वेल्लोर बना वेलूर, त्रिची बना तिरुचिरापल्ली और मदुरई बन गया मथुरई। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? इस माजरे को समझने के लिए एक समस्या आन पड़ी है। जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको तमिल भाषा नहीं आती है, और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ज्यादातर लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है। तो ये पूरी समस्या को आप तक सही तौर से पहुंचाएगा कौन? इस पुल को बांधने के लिए
मैं आया हूं, यानी मैं उस पुल का काम करूंगा। मुझे हिंदी भी आती है और मुझे तमिल भी आती है। हकीकत यह है यहां के नामों को बदला नहीं गया है। यहां पर जो हुआ है वो हुआ है टंग्लिशीकरण। जी हां, जैसे हिंदी और अंग्रेजी का बना हिंग्लिश, वैसे ही तमिल और अंग्रेजी का बना टंग्लिश। तो यहां पर टंग्लिशीकरण हुआ है, ना कि किसी भी जगह का नाम बदला गया है। इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, चेन्नई का इतिहास। दूसरा, जो यहाँ के अक्षर हैं, तमिल भाषा के जो अक्षर हैं उनको भी समझना पड़ेगा। और जो तीसरा है, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव जो हमारे भारत की भाषाओं में पड़ा है, किस तरह से छेड़छाड़ करी गई है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है ये। चेन्नई की जो हिस्ट्री है वो 400 साल पुरानी है, यानी अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तब से इसका इतिहास है। यहां का जो पुराना नाम है उसको चेन्नई कहा जाता था, या फिर मदिरासपट्टिनम, जो अब बन गया है चेन्नई। जब अंग्रेज यहां आए, अंग्रेजों ने इसको ट्रेडिंग कैपिटल का नाम दे दिया, यानी यहां से वो व्यापार किया करते थे। और जब व्यापारिक केंद्र ये बन गया तो काफी सारे कागज भी इनको लिखने पड़ते थे, चिट्ठियां भी लिखनी पड़ती थी, जगह जगह के नाम भी इनको याद करने पड़ते थे। अब उसमें समस्या ये हुई, जो अंग्रेज थे उनकी जुबान में न चेन्नई घुसा न मदिरासपट्टिनम घुसा। अब मदिरासपट्टिनम बन गया मद्रास, और कई और जगहों के नाम भी इन्होंने इसी तर्ज पे बदल डाले। जो उनकी जुबान पे नहीं आता था उसको बदल के अपनी जुबान के हिसाब से उन्होंने बदल डाले। अब कागज इतने लिखने पड़े, जो रिकॉर्ड्स इतने इनको मेंटेन करने पड़े, वही रिकॉर्ड्स ऑफिशियल बन गए और वही स्पेलिंग्स आज तक चली आ रही है। यानी जो अंग्रेजों ने गलतियां करी लिखने में, वो गलतियां आज तक चली आ रही थी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो इन जगहों को उसी तरह से बुलाते थे जैसे हजारों सालों से वो बुलाते आ रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव इस भाषा में शायद नहीं पड़ा। अब समझने की दूसरी बात, यानी यहाँ के अक्षर और यहाँ की लिपि। जो तमिल भाषा में कुल अक्षर हैं वो हैं 247, हिंदी में हुए 44, अंग्रेजी में हुए 26। इतने सारे अक्षरों के होने के बावजूद तमिल भाषाओं में कुछ कमियां हैं। यानी तमिल भाषाओं में कई ऐसे अक्षर नहीं हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि ह, श, शु, फ, ऐसे कई और शब्द। जैसे कि मेरा नाम हुआ राहुल, अगर आप तमिल में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे रागुल। जी हां, यहां पर यही समस्या है। तमिल भाषा में जो ह जैसे शब्द हैं वो नहीं हैं। इसी वजह से कई सारे ऐसे नाम हैं जिनमें ह, श, शु, फ जैसे अक्षरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आखिर ये बदलाव क्या हुआ है, जो टंग्लिशीकरण हुआ है, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यहाँ का एक शहर है कोयम्बटूर, जो कि अंग्रेजों ने इसका नाम रखा है। हकीकत में इसका नाम है कोयम्बतौर। तो अब उसी कोयम्बतौर को इन लोगों ने टंग्लिश में लिख दिया है कोयम्बतौर। ऐसी ही एक और बहुत चर्चित जगह मदुरई, अंग्रेजी में लिखा जाता है मडुरई। अब इसको वापस से टंग्लिशीकरण करके लिख दिया गया है मदुरई। एक और जगह टूटुकुरिन, इसका असली नाम तूतुकुड़ी, इसको वापस से टंग्लिश में लिख दिया गया है तूतुकुड़ी। ऐसी ही एक और जगह माइलापुर, अंग्रेजों ने लिखा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली नाम हुआ माइलापुर। अब कुछ एक जगहों पर अंग्रेजों ने कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करी हैं, जैसे कि एक जगह है गिंडी पूंगा, उसको इन लोगों ने बदल के कर दिया ग्युंडी पाक। गिंडी यानी GINDI, लेकिन अंग्रेजों ने लिखा GUINDY। अब आप किसी अंग्रेजी प्रोफेसर से पूछें तो वो ये आपको समझाएंगे जो यू है वो साइलेंट है, इसको अपना पढ़े, बाकी शब्द को पढ़ लें। अब इसका भी टंग्लिशीकरण हो गया है, इसको GUINDY से हटाकर GINDI कर दिया गया है। अब एक और जगह की मैं आपको बात बताता हूं, जगह का नाम है आरनी। यहां पर सिल्क की साड़ियां बहुत बनती हैं। अब आरनी को अंग्रेजों ने लिख दिया अरनी, ARNI। इसको वापस से ठीक कर कर इसको लिखा गया है AARANI, आरनी। एक और जगह का नाम है अट्टूर, अंग्रेजों ने लिखा है। शायद हम में से कोई भी इस
शब्द को पढ़ेगा तो ऐसे ही पढ़ेगा अट्टूर, लेकिन हकीकत में इस जगह का नाम है आतूर। अब यहां पर सिर्फ अंग्रेजी शब्दों को ही बदला नहीं गया है, बल्कि संस्कृत में लिखे गए कुछ शब्दों को भी बदलने की कोशिश करी गई है। जैसे कि यहां पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है श्रीरंगम। श्री जो कि एक संस्कृत का शब्द है, तिरु जो कि एक तमिल का शब्द है, मतलब दोनों के सेम हैं, लेकिन इसको बदल दिया गया है। श्रीरंगम बन गया है तिरुवारंगम। कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दिल्ली बना दिल्ली, उसके बाद अब बन गया है दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली, या फिर गुड़गांव जो पहले था गुरुग्राम, अब वापस से उसको बना दिया है गुरुग्राम। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहां पर एक और चीज हुई, जो हकीकत में नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी वो 2 साल पहले हो चुकी है। यानी एक स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम था चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के एक बहुत ही लंबा चौड़ा नाम बना दिया गया है, पुरच्ची तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा किसी स्टेशन का अगर नाम है तो वो यही है। अब कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इनका यह कहना है कि भाई ये समय नहीं है इन सब कामों को करने के लिए, 400 साल हमने इंतजार कर लिया, कुछ एक स्पेलिंग्स को अगर आपको बदलना था, अगर आपको टंग्लिशीकरण ही करना था, ये 4-6 महीने बाद कर लेते। अभी जो कोरोना वायरस की जो समस्या चेन्नई में चल रही है, पूरे भारत में दूसरे नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। अभी जो काम करना है उस काम को आप छोड़ चुके हैं। आपने ये गैजेट से सारी चीजें बाहर निकाल ली, अब आप इस पे सबके नाम बदलेंगे, अब जगह जगह के बिलबोर्ड्स बदलेंगे, अब जितने भी जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको भी आपको बदलना पड़ेगा, वेबसाइट को आपको बदलना पड़ेगा। इन तमाम चीजों के लिए बहुत सारा पैसा भी लगेगा और मैन पावर भी लगेगा। जो अधिकारी इस समस्या से जूझने के लिए लगने वाले थे, यानी कोरोना वायरस की समस्या से जूझने के लिए जिनको लगाया जाना था, अब वो नाम बदलने की समस्या से जूझने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये पूरे मसले को आप समझ पाए होंगे कि किस तरह तमिल भाषा में कुछ एक अक्षर नहीं है। जो चेन्नई की हिस्ट्री है, जो अंग्रेजी प्रभाव यहां पे पड़ा, उसने किस तरह से चेन्नई के नामों को बदल दिया था और किस तरह अब की सरकार ने उन्हीं नामों को टंग्लिशीकरण कर कर सुधारने की कोशिश करी है। अब ये सुधार हुआ है या फिर सुधार का कुछ और भी प्रभाव होगा, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। नमस्कार। शानदार। आपने देखा राहुल वलंबर ने कितनी बेहतरीन तरीके से और सलीके से पूरी प्रक्रिया को समझाया। टंग्लिशीकरण हो गया, लेकिन इतना सरलीकरण कर दिया इस जटिल मसले को, हमें अंदाज़ा नहीं था। ये काबिल लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया, ये सारी चीज़ें लिखी और पूरी एक प्रक्रिया के तहत आपको ये बात बता दी। टंग्लिशीकरण हो गया है, नाम नहीं बदला बल्कि उसका टंग्लिशीकरण किया गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे गांव, जहां बेतिया के एक फिल्मकार ने अपने गांव को दूसरे नज़र से याद किया है। या पड़ेगी भी चली 3 जने की। हाँ। बंद ही कर रहे हैं उसी गाड़ियों में ये डिजायर गाड़ी है। या पड़ेगी भी चली 3 जने।
मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव। चल रे पटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। छोड़े के अपन गाँव के माटी हो गई परदेसी, जोड़े के पाई पाई अपन भरल बाकस पेटी। माया में काया के खातिर भूल गईला अपना के, दिन में दीप जला के सच मान लेला सपना के। अब कैसन पछतावा जो बीतल फेरू न आवा हो, अब कैसन पछतावा केहू पार करा देना। चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। होते बिहाने जे अखिया खोली जगह पर आया लागे, अपन राह के हम ही मुसाफिर ना केहू पीछे ना आगे। होते बिहाने जे अखिया खोली जगह पर आया लागे, अपन राह के हम ही मुसाफिर ना केहू पीछे ना आगे। अरे देखी के नकली बाग बगीचा, देखी के नकली बाग बगीचा ना मिलल कोनो ठाव। चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया। चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे अपन गाँव। अमरेंद्र शर्मा बेतिया के रहने वाले फिल्मकार हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो मेरे ही गांव घर के इलाके की तस्वीरें हैं। तो रउआ देखते बनी कि अब का कहीं वह कुली रास्ता है, यही इलाके के हम हई। जाना तनी कि गांव में अब लोग बहुत दिनों के बाद लौटल बात गांव पे कहीं फोकस होखी हुई कि ना हुई पता नहीं है। वो दोनों दुनिया देखले बानी, ऐसे तनी हमार बात तीत हो जाला। जाना तनी कि नेतवन सब बेफेरल हो गई बड़ा सन, कोनो काम निखन करत सन, खाली हिंदू मुस्लिम कराओ तरह सन। तो तनी पीड़ा भी होला कि लोगों के ज़िंदगी में तनी बदलाव आई, थोड़ा अच्छा चीज़ हुई तो अच्छा काम करता सन, लेकिन ओखनी हो गई बड़ा सन वैसे ही तो का करम सन। लेकिन देखत रही और रउआ लोगिन देश की बात जो अमरेंद्र भाई भेजले रहे हैं वीडियो चला देनी हाँ, तो हमरा तो तमिल आवेला ना, तो हिंदी जानी ले या भोजपुरी जानी ले तो बोल देनी। भोजपुरी हमारी मातृभाषा, हिंदी ना। तो रउआ आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार, मिलते हैं सोमवार को।